Hello and welcome to this lecture students. Today's topic is Jones chopper. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जोन्स चॉपर हमेशा हमेशा जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब चॉपर से क्वेश्चन आते हैं तो या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो जोन्स चॉपर आएगा या तो बग बूस्ट आपको चॉपर एक्सप्लेन करने बोलता है। ठीक है, तो फिगर 8.32 शोज द बेसिक पावर सर्किट ऑफ जोन्स चॉपर। फिगर देख लेते हैं क्या क्या है फिगर में। यहाँ पे आप देखो एक डीसी मोटर है और एक सेपरेटली एक्साइटेड शंट फील्ड यहाँ पे जनरेट की गई है ना। एक पावर सप्लाई है जो डीसी पावर सप्लाई ऑब्वियसली, क्योंकि हम चॉपर पढ़ रहे हैं। और ये कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस ए बी जो है टर्मिनल कंसिडर किया गया। पोटेंशियल जो है उसको ए बी के अक्रॉस जो है यहाँ पे दिखाया गया है। ये थायरिस्टर T1 है, ये थायरिस्टर T2 है, ये डायोड D1 है, फ्रीव्हीलिंग डायोड है। ये आपका इंडक्टर L2 और ये L2 L1। ये देखिए यहाँ पे सेंटर से इसको क्या किया गया है, दो पार्ट्स में ब्रेक किया गया। तो इधर के इंडक्टेंस को बोल रहे हैं L1 जो इंडक्शन जनरेट होगा, और इधर वाले को बोल रहे हैं L2। ठीक है, ये एक और डायोड है जो DF है। क्या यूज है इसका हम लोग पढ़ेंगे। एक यहाँ पे जनरेट हो रहा है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है E0, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल या जो वैल्यू जो है वोल्टेज की हम ले रहे हैं EB, इसके अक्रॉस I0 करंट फ्लो हो रहा है, IF इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है। मेरे ख्याल से फीडबैक करंट होना चाहिए। L जो है अनदर इंडक्टर है, और यहाँ पे ये RL जो है वो अगेन लोड रेजिस्टेंस है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। डीसी मोटर है इसलिए इसको आर्मेचर रेजिस्टेंस बोल दिया। और L जो है वो आर्मेचर इंडक्टेंस प्लस एक्सटर्नल इंडक्टेंस, ये जो L है। ठीक है, सो फ्री व्हीलिंग डायोड डीसी मोटर ड्राइव यूजिंग जोन्स चॉपर। फ्री व्हीलिंग डायोड डीसी मोटर ड्राइव, ये डीसी मोटर को ड्राइव करेंगे जोन्स चॉपर के थ्रू। तो ये जोन्स चॉपर जो है वो इस डीसी मोटर को ड्राइव करेगा। कैसे ड्राइव करेगा वो आपको देखना है। तो एप्लीकेशन भी हो गया साहब, है ना। दिस चॉपर सर्किट इज अनदर एग्जांपल ऑफ क्लास डी कम्यूटेशन। जिसने भी क्लास डी कम्यूटेशन नहीं पढ़ा है जाके पीछे लेक्चर में जाएंगे और क्लास डी कम्यूटेशन को समझ के आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा वो। ठीक है, तो क्लास डी कम्यूटेशन टेक्निक पे ये बेस्ड है। इन दिस सर्किट SCR-T1 इज द मेन थायरिस्टर, और जो SCR-T2 कैपेसिटर C, D2 and auto transformer T forms the commutating circuit for the main thyristor T1। तो ये जो T1 है, ये T1 आपका मेन थायरिस्टर है। फिर ये जो T2 है, क्या क्या सर्किट बोलता है वो, T2 C D2। तो ये T2 है और ये आपका कैपेसिटर C है ना। और ये D2 है। मेरे ख्याल से D2 नहीं होना चाहिए, उसको D1 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे D2 तो कोई नॉमेनक्लेचर में है नहीं। ठीक है, और आपका जो इंडक्टेंस होगा, जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा, ठीक है, ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, कम्यूटेटिंग सर्किट बनाते हैं। मतलब वो सर्किट जो आपके मेन थायरिस्टर T1 को क्या करेगा, टर्न ऑफ करेगा। कम्यूटेटिंग सर्किट वही होता है जो थायरिस्टर को टर्न ऑफ करता है। वी हैव स्टडीड सो मेनी टाइम्स नाउ। Therefore, the special feature of this circuit is the tapped auto transformer T through a portion of which the load current flows। यही है टैप्ड ट्रांसफॉर्मर। ये जो टैपिंग की गई है ना, टैपिंग में आधा आधा डिवाइड किया गया, ये इस तरफ आधा इस तरफ आधा, इसी को बोलते हैं हम टैप्ड ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो टैपिंग की गई है यहाँ पे, और इसी के थ्रू जो है आपका जो लोड करंट है वो फ्लो होगा। Here L1 and L2 are closely coupled so that the capacitor always gets sufficient energy to turn off the main SCR-T1। L1 और L2 को इस तरीके से क्लोजली कपल करते हैं, L1 L2 को इस तरीके से क्लोजली कपल करते हैं कि कैपेसिटर को हमेशा उतनी एनर्जी मिल जाती है जिससे वो थायरिस्टर को क्या कर पाता है, टर्न ऑफ कर पाता है। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ प्लस माइनस पे आपका थायरिस्टर, यहाँ माइनस प्लस पे है। तो क्योंकि अपोजिट पोटेंशियल आपको देना पड़ेगा इसको टर्न ऑफ करने के लिए, और बिल्कुल इक्वल होना चाहिए या इक्वल से भी ज्यादा होना चाहिए तभी वो टर्न ऑफ हो, है ना। So if the main thyristor T1 is on for a long period, अगर आपका thyristor T1 on है, ये thyristor T1 on है long period के लिए, then the motor will reach the maximum steady state speed determined by the battery voltage, the motor and the mechanical load characteristics। ठीक है, अगर ये बहुत समय तक के लिए ऑन है तो यहाँ से आपका सप्लाई जाएगा, ये यहाँ से सप्लाई जाएगा। ये देखिए IT1 करंट है, ये फ्लो होगा और फ्लो होके ये I0 इसके अक्रॉस जैसे इस्टेब्लिश होगा, ये I0 आपका मैक्सिमम स्टेडी स्टेट करंट जो इस्टेब्लिश हो रहा है डीसी मोटर के अक्रॉस, है ना। तो डीसी मोटर के अक्रॉस इस्टेब्लिश होकर उसको क्या करेगा, ऑन करेगा और उसको स्टेडी स्टेट कंडीशन में लेके जाएगा।
ठीक है, जो भी उसकी मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक होगी मोटर की उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, if thyristor T1 is off, the motor will not rotate, बिल्कुल। Now if thyristor T1 is alternatively on and off in a cyclic manner, alternatively on off करेंगे cyclic manner में, the motor will rotate at some speed between maximum to 0, या तो पूरा ऑन कर दो तो अपने मैक्सिमम स्पीड से रोटेट करे, या तो ऑफ ही कर दो, या तो आप ऑन ऑफ करो, चॉपिंग कर रहे हैं ना हम लोग डीसी, है ना, वी आर चॉपिंग द डीसी वोल्टेज, तो ऑन करेंगे ऑफ करेंगे ऑन करेंगे ऑफ करेंगे, तो इस साइक्लिक मैनर में अगर हम रोटेट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक मैक्सिमम स्पीड मिलेगी, सॉरी, जो आपको स्पीड मिलेगी रोटेशन की वो होगी 0 से मैक्सिमम के बीच में। अब फिगर 8.33 जो है आपको वोल्टेज और करंट के वेवफॉर्म बताते हैं चॉपर सर्किट के, ये है फिगर 8.33, देखने में बड़ा आड़ा तिरछा लग रहा है ना, धीरे धीरे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो let us assume that initially capacitor C is charged to a voltage EDC with a polarity shown in figure 8.32, तो ये वही फिगर 8.32, ये जो चार्जिंग है इनिशियली जो है वो EDC वोल्टेज से हो गई है, उतनी पोलैरिटी की और उतने ही मैग्नीट्यूड की, ठीक है, ये असम्पशन है हमारा आइडियल केस में। As shown in figure 8.33, SCR-T1 is triggered at T equals to T1. SCR1 जो है ये है T equals to T1 का डायग्राम, ये IG1 मतलब गेट करंट अक्रॉस दी SCR1, 1 मतलब SCR1, 2 मतलब SCR2, तो T1 के अक्रॉस आपने गेट करंट दिया, पल्स दिया, तभी वो एक्टिवेट होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार। तो T1 पे ट्रिगर होता है, कौन T1 पे ट्रिगर होता है, थारिस्टर नंबर 1 ट्रिगर होता है, क्यों, क्योंकि आप उसको उस समय पे क्या देते हो, गेट करंट सप्लाई देते हो IG1, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर हम इस पे ट्रिगर करते हैं T1 पे, तो करंट फ्लो होता है थ्रू पाथ, कौन कौन से पाथ पे, देखो ये CA, T1, देन L2, ये पाथ CA T1, CA इसलिए क्योंकि ये प्लस प्लस वाला टर्मिनल है ना, CA T1, उसके बाद आ जाते हैं अपन L2, ये L2 है, ये D1 है और ये CB है। तो कैपेसिटर पोटेंशियल को डिफरेंस करने के लिए, डिफरेंशिएट करके लिखने के लिए उसने ऐसा CACB टर्मिनोलॉजी यूज किया, तो ये जो पूरा लूप कंप्लीट हो रहा है, ये जो पूरा लूप कंप्लीट हो रहा है, करंट फ्लो होता है ना। एंड कैपेसिटर C चार्जेस टू अपोजिट पोलैरिटी, दैट इज प्लेट B इज पॉजिटिव एंड प्लेट A इज नेगेटिव। जब ये करंट फ्लो होकर जब पोलैरिटी जब स्टेब्लिश होती है, जब फाइनल पोलैरिटी स्टेब्लिश होती है, तो B पॉजिटिव पे आ जाता है और A किस पे चला जाता है, नेगेटिव पे चला जाता है। However, diode D1 prevents further oscillation of resonating L2 सर्किट। अब देखिए L2 और C साथ में है तो ये ऑसिलेटिंग सर्किट बनता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है लास्ट यूनिट में ऑसिलेटर, जब L और C साथ में रहेंगे सीरीज में तो आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा है हार्टले कोलपिट ऑसिलेटर का, तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है L2 और C के साथ में, तो ये D1 जो है उसको प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है फर्दर ऑसिलेशन को, जो ये जो इसके रेजोनेंस से जो जनरेट होते हैं L2 और C के रेजोनेंस, ठीक है, वो 1/√LC वाला फंडा। हेंस कैपेसिटर C retains its चार्ज until SCR-T2 is triggered, इसलिए कैपेसिटर C जो है, क्योंकि ये प्रिवेंशन कर रहा है D1 जो है इसके पाथ में, उसको ऑसिलेट नहीं करने दे रहा है, इसलिए वो चार्ज जो है C के क्रॉस तब तक प्रिवेंट होता है, तब तक स्टोर्ड रहता है, सॉरी, जब तक T2 ट्रिगर नहीं हो जाता। So in figure 8.33, the capacitor voltage waveforms are shown at bottom plate B of capacitor। चलिए फिगर में चलते हैं फिर से, ये ऑन किया है ना, और ऑन करने के बाद ये बॉटम प्लेट B, ये बॉटम प्लेट B वाला जो फॉर्म है, ये VC मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ये पहले कुछ नहीं था, मतलब पहले तो नेगेटिव पोलैरिटी भी था, फिर ये चार्ज हुआ, चार्ज होने के बाद कब चार्ज होना चालू हुआ भाई, जब T1 ट्रिगर हुआ, देखो ये T1 से T2 के बीच में ये चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है। उसके बाद देखो आप T2 से T3 के बीच में ये अपना स्टोर करके रखा हुआ है, मेंटेन किया ना, देखो जो भी बता रहा था। अब जैसे ही हम T3 में आते हैं तो क्या ट्रिगर हो जाता है, IG2 से क्या ट्रिगर होता है, T2, जैसे ही T2 ट्रिगर होता है, या देखो यहाँ से डिस्चार्ज, ठीक है, और फिर से थोड़े देर बाद जैसे ही अब आप आएंगे नेक्स्ट वाले साइकिल में, अब इसका भी तो इफेक्ट है ना ET1 का, इसको अपन देखेंगे, फिर से ये वापस स्टेब्लिश होगा, फिर से चार्ज होगा, फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज होगा, फिर से डिस्चार्ज। ये क्यों डीप आ रहा है यहाँ पे, वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग ET1 की फंक्शनिंग समझेंगे।
ठीक है। तो दिस इज द बॉटम प्लेट बी, है ना। तो यहाँ से आपको कैपेसिटर का डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको ब्रेक कर करके ही पढ़ना है, तभी उसको समझ सकते हैं। नाउ एट टाइम t इक्वल्स टू t3 SCR T2 जो ट्रिगर हो रहा है, जैसे मैंने बताया t3 पे SCR T2 क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है। IG2 मतलब गेट करंट फॉर दी SCR2, ये ट्रिगर हो गया। करंट फ्लो थ्रू द पाथ CB T2 T1 CA, तो ये CB T2 T1 CA इस लूप में, जैसे T2 ट्रिगर होगा तो CB, तो CB प्लस हो गया ना, यहाँ से नेगेटिव मतलब वाला मत सोचिए आप, अभी पोलैरिटी चेंज हो गई है। तो CB T2 T1 और CA, ठीक है। देयरफॉर डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर C रिवर्स बायसेस दी SCR T1, ऑब्वियसली डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, ये दिख रहा है यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, ये डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे ही वो डिस्चार्ज हो रहा है तो T1 को क्या कर दे रहा है, टर्न ऑफ कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स है ना भाई, रिवर्स बायस हो जा रहा है जो T1 है, तो T1 जो है ऑफ हो गया। The capacitor again charges up to with plate A positive and SCR T2 turns off because the current through it falls below the holding current value when capacitor C is recharged. अब जब नेक्स्ट साइकिल आएगा तो T2 जो है वो अपने आप टर्न ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि उसके अक्रॉस होल्डिंग करंट जो है वो रिड्यूस होगा। और क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि कैपेसिटर वापस रिचार्ज होगा ना, ठीक है। तो नेक्स्ट साइकिल में कैपेसिटर जब कैपेसिटर वापस रिचार्ज हुआ, पहले चार्ज था इस वोल्टेज से, चार्ज था, इसने इसको प्रोवाइड किया, ये करंट फ्लो हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, इसकी पोलैरिटी चेंज हुई। अब जैसे T2 ऑफ हुआ उसको डिस्चार्ज पाथ मिला, डिस्चार्ज हुआ, लेकिन जब नेक्स्ट साइकिल आएगा तो फिर चार्ज होगा। जब फिर चार्ज होगा तो T2 अपने आप क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि होल्डिंग करंट उसका कम हो जाएगा जो कि मिनिमम वैल्यू है उससे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट, है ना। दिस साइकिल रिपीट्स व्हेन SCR T1 इज अगेन ट्रिगर्ड, यही मैंने बताया आपको। द यूज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ensures that whenever current is delivered from DC source to the load, a voltage is induced in L2। क्या करता है ऑटो ट्रांसफार्मर, जैसे ही जब जब करंट जो है वो डिलीवर होता है डीसी सोर्स से लोड की तरफ, डीसी सोर्स से लोड की तरफ जो भी करंट जा रहा है, एक वोल्टेज इंड्यूस होता है L2 में इन द करेक्ट पोलैरिटी फॉर चेंजिंग द कम्यूटेटिंग कैपेसिटर टू अ वोल्टेज हायर देन EDC। तो L2 के अक्रॉस जब जब भी ये जो है आपका सप्लाई लोड को देने की कोशिश करता है करंट को, तो L2 के अक्रॉस क्या एस्टेब्लिश होता है, उतने पोलैरिटी का वोल्टेज जो है, उतने मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी का वोल्टेज एस्टेब्लिश होता है, जो क्या करता है, कैपेसिटर के पोलैरिटी जो कम्यूटेटिंग कैपेसिटर है जो अपना C है, उसकी पोलैरिटी को चेंज करता है, और वो कितने पे, और वोल्टेज हायर देन द EDC सप्लाई से ज्यादा। Thus the auto transformer measurably enhances the reliability of the circuit। इसलिए ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया गया है क्योंकि ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये मेजरेबली वर्ड यूज इसलिए किया कि मेजर कर रहा है ना भाई कि कितने समय के बाद T1 कब ऑफ हो रहा है, T2 कब ऑफ ऑन हो रहा है, T1 कब ऑन हो रहा है, T2 कब ऑफ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो है ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है मेजर करके कि भाई कब हमको उस तरीके से ऑपरेट करना है ना। उसके बाद at T5 the bottom plate B of capacitor C reaches the peak value since at T5 the capacitor is charged to a voltage greater than DC, diode D1 is again forward biased। फिर से वही साइकिल रिपीट हो रहा है। अब डिजाइन कंसीडरेशन पे जाएंगे तो बहुत सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे इसके बेसिक कंसीडरेशन में। तो the basic design of the Jones chopper circuit involves the proper selection of the commutating capacitor C and auto transformer T। Initially maximum load current is flowing through L1 during turning off of SCR T1, the energy stored in the inductance L1 is being transferred to capacitor C। thus वो हाफ Li यहाँ से लगा दिया गया आपको, हाफ CV स्क्वायर हाफ Li स्क्वायर वाला फंडा, वहाँ CV स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर करके आपने कोई वैल्यू निकाल ली। अब इसको VC के क्रॉस ऐसे लिख लिया आपने, कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, टर्न ऑफ टाइम में जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है VC से 0 में, इसलिए हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आपने उसके हिसाब से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके ये वाला टर्म निकाल लिया, और फिर आप EDC यील्ड निकालना चाह रहे हो तो आपने जो है डिवाइड कर लिया दोनों साइड में EDC को, और वहां से डिफाइन कर लिया एक नया टर्म G और RM, है ना। तो G आपका जो है वो कंडक्टेंस हो गया, RM आप तो रेजिस्टेंस होता ही आपको पता ही है, तो वहां से आपको ये वैल्यू मिल गई। और इस तरीके से वोल्टेज जो है जो SCR के अक्रॉस मिलता है वो हो गया VC equals to G into EDC। Hence a large value of G would require an increase in the voltage rating of the thyristor in the circuit। कंडक्टेंस जो है
है ना। सो इन दिस टाइप ऑफ चॉपर सर्किट ओनली डिसिपेटिव एलिमेंट्स आर वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड दी फॉरवर्ड कंडक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ एससीआर एंड डायोड्स। जो एससीआर और डायोड का जो फॉरवर्ड कंडक्टिंग रेजिस्टेंस होता है, जो होता ही है इनहेरेंटली वो, और जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगा मोटर में, वो ही डिसिपेटिव डिवाइस है, बाकी कोई भी डिसिपेटिव डिवाइस नहीं, सब एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, एल और सी। आपको पता है एल और सी का कैरेक्टरिस्टिक और आर का कैरेक्टरिस्टिक, है ना। Therefore, this circuit is basically very efficient. The inductance L maintains the load current through the diode DF when SCR T1 is not conducting. पिछली बार भी हमने देखा था कि जब T1 कंडक्ट नहीं करेगा या इस तरह के सर्किट नहीं कंडक्ट करेंगे तो कौन काम आता है आपको, ये डायोड काम आता है जो मेंटेन करता है वोल्टेज को इसके अक्रॉस, है ना, फ्री व्हीलिंग डायोड जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। Hence, the motor torque, which is proportional to the load current, is smooth rather than pulsating. If the inductance in the load circuit is small, the change in the load current is substantial, which would result in substantial torque ripple in the motor load. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जोन्स चॉपर का ये सर्किट है। इसमें क्या क्या फिगर इंपॉर्टेंट है, देखो आपने ये बनाना है IG1 IG2, आपने ये बनाना है ET1 और ये जो ET2 है ना, ये ET1 और ET2 क्या है, वोल्टेज की वैल्यू है कि थायरिस्टर T1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो एस्टेब्लिश्ड कितना है, ट्रिगर हुआ, अब यहाँ से ये वोल्टेज की वैल्यू 0 हुई, फिर यहाँ से ये जो है आपका चार्जिंग स्टार्ट हुआ, है ना, T3 से T5 के बीच में। ठीक है, और वैसे ही आप देखेंगे इसके जस्ट ये दोनों, देखो ये दोनों फिगर आइडेंटिकल है ना। इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेटिवली काम करते हैं। अब देखो ये दोनों फिगर को देखना, ये फिगर देखिए और ET2 को देखिए। ET1 ET2 इनिशियली अपन हायर वोल्टेज पे दिखा रहे हैं, फिर आप देखिए जब आप किसको ट्रिगर कर रहे हैं, T1 को ट्रिगर कर रहे हैं। जब आप T1 को ट्रिगर कर रहे हैं तो वोल्टेज किसके अक्रॉस आप शो कर रहे हैं, T2 के अक्रॉस शो कर रहे हैं। और जब आप T2 को ट्रिगर कर रहे हैं तो वोल्टेज किसके अक्रॉस शो कर रहे हैं, T1 के अक्रॉस शो कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये ऑल्टरनेटिव जो फिगर है वो आपको ध्यान से बनाना है। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव फिगर आप बना लिए, ये ET1 और ET2 का फिगर हो गया। IT1 जो करंट फ्लो होगा किसके अक्रॉस फ्लो होगा भाई, IT1, ये देखो गेट, ये जो आपको पीक दिख रहा है ना, ये T1 से T2 के बीच में आपको पीक दिख रहा है, फिर ये कांस्टेंट होता है। फिर जब T3 T4 ट्रिगर होता है तो ये आपको करंट मिलता है, लेकिन वो कम्यूटेट होता है तुरंत ही वो कम्यूटेट होता है, इसलिए आपको इसको डिक्रीजिंग दिखाना है। हाई पे जाएगा, हायर पे, T3 पे हायर पे गया और तुरंत धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हुआ कैपेसिटर के पोलैरिटी चेंज के कारण, और कम्यूटेट होकर ऑफ हो गया। ये VC तो मैंने आपको समझाई दिया। तो डायग्राम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते, बस उसको थोड़ा सा समझना पड़ता है ना। और ऑल्टरनेटिवली क्यों वर्क कर रहे हैं आपको पता ही है, क्योंकि वो जो कम्यूटेटिंग सर्किट हमने डी वाला पढ़ा है ना, कम्यूटेशन डी वाला, क्या है डी वाले कम्यूटेशन टेक्निक में, क्लास डी कम्यूटेशन क्या होता है, उसमें एक दूसरे को और दूसरा पहले को क्या करता है, कम्यूटेट करता है। जब T1 होगा तो T2 को, T2 होगा तो T1 को, उसके क्रॉस आप ये ET1 और ET2 का डायग्राम उस हिसाब से आप सुटेबली बना लेंगे। और ये लोड वोल्टेज है, लोड वोल्टेज चाहे आप बनाए ना बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, इतना। बट आप बना भी लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, जब T1 ट्रिगर हो रहा है तो ये वोल्टेज आ रहा है आपके अक्रॉस, देखो जब करंट हाई होता है ना तो वहां पे वोल्टेज लो होता है, ये देखो, ये रिलेट करना है आपको। उसके बाद कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने के बाद फिर डिक्रीज होगा जब T3 ऑन होगा, तो क्योंकि कम्यूटेट होगा ना थायरिस्टर। लोड वोल्टेज हमेशा ध्यान रखना, ये जो T2 है दिस इज द कम्यूटेटिंग आपका जो थायरिस्टर है, आपको ये T1 से ही यहाँ पे लोड का एनालिसिस करना है, ये चीज ध्यान में रखनी। इसलिए आप देखिए जैसे ही T3 आ रहा है, T3 क्या है, व्हाट इज T3 जो है इसमें T2 क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, या गेट करंट जो है आपको मिल रहा है T3 पे, मतलब T2 ट्रिगर हो गया थायरिस्टर T2। तो यहाँ से आप देखिए डिकेइंग आपने दिखाया, फिर आपने इसको मेंटेन किया, फिर इंक्रीजिंग एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से आपको इसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बहुत आराम से डिटेल में समझाया है। इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर।